नदी नाले के बिल्कुल किनारे तंबू बनाकर मुकेश का पूरा परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी ममता, उसके 2 बच्चे विक्की और चुटकी, इसके अलावा उसकी बूढ़ी माँ भी उसी तंबू में रहती थी। एक शाम मुकेश कुछ सब्जियां लेकर घर पहुंचा। मम्मी, दादी माँ, देखो पापा सब्जी लेकर आए हैं, आज हम भी खाना खाएंगे। अभी तो आपकी नौकरी लगी 1 महीना भी नहीं बीता, सब्जियां लेकर कैसे आ गए? ममता, वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करो। तुम लोगों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। तंबू के बाहरी नाले से सटा हुआ उन लोगों ने मिट्टी का चूल्हा बना रखा था, जिस पर ममता खाना बनाने लगी। पूरा परिवार खाना बनता देखकर ही खुश हो रहा था, क्योंकि उन्हें भूख की असली कीमत पता चल चुकी थी। खाना बनाने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर वहीं नाले के किनारे खाना खाने लगे। चलो, कम से कम आज खाने को तो मिला। पापा, मुझे इससे पहले कद्दू की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। बिटिया, जब भूख लगती है ना तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उन लोगों ने खाना खाना शुरू ही किया कि तभी नाले से कुछ मेंढक उछलकर उनके खाने में गिर गए। इससे सारा खाना बर्बाद हो गया। राम 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 राम, सारा खाना गंदा हो गया। कोई बात नहीं दादी माँ, मेंढक ही तो गिरा है, हम ये गंदा खाना ही खा लेंगे, भूखे रहने से बेहतर है। विक्की की बातें सुनकर मुकेश और ममता की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं बेटा, ये मेंढक गंदे नाले से निकला है, ये खाना खाकर हम सब बीमार हो जाएंगे। लगता है आज भी हमारे नसीब में खाना नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि 1-2 निवाले सबने खा लिए थे। और एक बार फिर से सब भूखे ही सो गए। लेकिन वो लोग चैन से सो भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ बहुत बुरी बदबू आ रही थी और बड़े बड़े मच्छर भी काट रहे थे। इतने बड़े बड़े मच्छर और इतनी बुरी बदबू हम लोगों को ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख पाएगी। अब क्या कर सकते हैं अम्मा, गाँव वालों ने तो हमें गाँव से निकाल दिया, अब इसी बदबू में हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आखिर मुकेश के परिवार को गांव वालों ने क्यों निकाल दिया था और वो लोग गंदे नाले के किनारे रहने को क्यों मजबूर हुए? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। मुकेश का गरीब परिवार रामपुर गांव में रहता था, जहां पर सभी उच्च जाति के लोग रहते थे। मुकेश की शादी हो गई थी, लेकिन मजदूरी के अलावा कोई अच्छा काम उसे नहीं मिल रहा, जबकि वो पढ़ा लिखा था। फिर एक शाम मुकेश गांव की चाय की टपरी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। सरकार की तरफ से साफ सफाई कर्मचारियों की जगह निकली है। चाचा, ये अखबार मैं आज भर के लिए अपने घर ले जा सकता हूँ? हाँ, ले जाओ, वैसे भी अब तो शाम हो चुकी है, पूरा अखबार मैंने पढ़ लिया। मुकेश अखबार लेकर खुशी खुशी घर आया और आते ही अपने परिवार और बच्चों से बोला, ममता, माँ, मुझे लगता है अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। क्यों बेटा, ऐसा कौन सा चमत्कार होने वाला है? कोई लॉटरी लगने वाली है क्या, या कोई जुआ खेलने वाला है? अरे नहीं माँ, ये सब गलत काम मैं क्यों करूँगा? ये देखिए, अखबार में सफाई कर्मचारियों की सरकारी जगह निकली है। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, क्यों ना मैं भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर दूं? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया कि तू सरकारी नौकरी के नाम पर गंदे नाले साफ करता है, तो कोई हमारे घर की तरफ झांकेगा भी नहीं। या ये भी हो सकता है कि गांव वाले हमें अपने गांव से ही निकाल दें। माँ, मेरी नौकरी इस गांव में थोड़ी ना लग जाएगी, और हम गांव वालों को बताएंगे नहीं कि मेरी नौकरी लग गई है। अगर गांव वालों से डरते रहे तो जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे, कभी खाने को मिलेगा तो कभी नहीं। सासू माँ, अगर मुकेश जी की सरकारी नौकरी लग रही है तो उन्हें कर लेनी चाहिए, और वैसे भी इस काम में क्या बुराई है, कोई ना कोई तो साफ सफाई करने वाला होना ही चाहिए। हम कौन सा राजा महाराजा के खानदान के हैं जो ये काम करने में हमें शर्म आएगी। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। अगले दिन सुबह सुबह मुकेश ने जाकर जमादार की नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया। कुछ ही दिनों बाद एग्जाम हुए, जिसमें मुकेश पास हो गया और उसके गांव से 50 किलोमीटर दूर शहर के पास जमादार की नौकरी लगी। अब वो सड़कों पर झाड़ू लगाता था या फिर गंदे नाले नालियां ये सब साफ करता था। शाम को मुकेश मिठाई लेकर अपने घर पहुंचा। माँ माँ माँ, तेरे बेटे को नौकरी लग गई माँ। आज के बाद इस घर में कोई भूखा नहीं रहेगा और मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छा नाम करेंगे एक दिन। ममता ममता ममता, अरे तेरे पति की नौकरी लग गई रे ममता। अब तुम भी अच्छी अच्छी साड़ियां पहनोगी, अच्छे अच्छे झुमके पहनोगी। ये लो मिठाई खाओ माँ। क्या बात है पापा, आपने तो शशि कपूर को भी पीछे छोड़ दिया। मुकेश अपने परिवार के साथ नौकरी लगने की खुशियां मना ही रहा था कि तभी उनके गांव का एक आदमी उनके घर आ गया। अरे क्या बात है मुकेश, है भाई? किस बात की खुशी मना रहे भाई? अरे कहीं तीसरा मेहमान तो नहीं आने वाला इस घर में, है भाई? मुकेश अपनी नौकरी के बारे में बताने ही वाला था कि तभी ममता ने रोक लिया। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे मायके में मेरे भैया को लड़का हुआ है, बस इसी बात की खुशियां मना रहे थे हम लोग। अच्छा अच्छा, अरे मुबारक हो भाई आप लोगों को। है
मैं इधर से गुजर रहा था, आप लोगों के हंसने की आवाज सुनी तो अंदर आ गया। अच्छा मैं चलता हूँ। बीवी ने दूध मंगाया चाय बनाने के लिए, ठंड बहुत पड़ रही है ना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। उस दिन मुकेश का परिवार पहली बार बहुत खुश था। मुकेश हर रोज सुबह सुबह नौकरी पर निकल जाता। अभी नौकरी करते हुए उसे सिर्फ 5 दिन ही बीते थे कि उसे नाला साफ करते हुए गांव के उसी आदमी ने देख लिया। है? अरे ये तो मुकेश है, ये जमादार वाला काम कर रहा है। लगता है उस दिन ये लोग इसी की खुशी मना रहे थे। हमारे गांव में सब अच्छे लोग रहते हैं, इस जमादार को हमारे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। अभी जाकर पूरे गांव को बताता हूँ, फोटो भी ले लेता हूँ इसकी, वरना कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। उस आदमी ने मुकेश की नाला साफ करते हुए फोटो ली और वापस आकर ये बात पूरे गांव को बता दी। मुकेश सब काम धाम खत्म करके शाम को जब घर पहुंचा तब देखा कि सारे गांव वालों ने मिलकर उसके घर का सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया था। सारे गांव वाले भी वहीं इकट्ठा थे। ये सब क्या हो रहा है? ममता क्या है ये सब? क्यों रो रही हो? गांव वालों आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे इस गांव में सब साफ सुथरे लोग रहते हैं भाई, तो जैसे जमादार की इस गांव में कोई जरूरत नहीं है। अरे तो इस काम में क्या बुराई है? मैं चोरी तो नहीं करता ना। अरे हमने कब कहा कि इस काम में कोई बुराई है? लेकिन एक जमादार इस गांव में नहीं रह सकता। अपना सामान उठा और निकल जाए यहाँ से। तो इस तरह गांव वालों ने मुकेश के परिवार को उस गांव से बेदखल कर दिया। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। मुकेश का परिवार तंबू के अंदर ही था कि तभी वहां पर सुबह सुबह बहुत सारे म्युनिसिपालिटी वाले लोग आ गए और उसका तंबू उखाड़कर नाले में फेंक दिया। अरे तुम भिखमंगों को जहाँ भी सड़क के किनारे जगह मिल जाती है वहाँ अपना डेरा डाल देते हो। ये तुम्हारे बाप की जगह है क्या? सरकारी जगह पर कब्जा करके बैठे हो। चलो भाग यहाँ से। बाबूजी बस कुछ महीने के लिए मोहलत दे दीजिए, हमें जगह खाली कर देंगे। मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? थोड़ी दूर पर एक पत्रकार खड़ा होकर ये सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। इधर मुकेश उन सरकारी कर्मचारियों को समझाता रहा, लेकिन वो लोग नहीं माने। मुकेश अपने बीवी बच्चों और माँ को लेकर वहीं नाले से थोड़ी दूर ही सड़क पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में मुकेश की खबर पूरे शहर में फैल गई, जो उस पत्रकार ने रिकॉर्ड की थी। वो न्यूज उस एरिया का विधायक भी टीवी में देख रहा था। एक सरकारी म्युनिसिपैलिटी के आदमी ने एक गरीब परिवार पर किया जुल्म। ये गरीब आदमी मोहलत मांगता रहा, लेकिन उस आदमी ने गरीबों का तंबू उठाकर नाले में फेंक दिया। वैसे तो नेता कहते हैं कि ये पूरा देश हमारा है, ये देश हमारी माता है, और इस देश की धरती पर एक गरीब आदमी अगर अपना तंबू बना ले तो उसके साथ ये व्यवहार किया जाता है। तो इसका मतलब हम क्या समझे? ये देश हमारा नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये देश हमारा नहीं बल्कि सिर्फ सरकार का है। देश में एक आम आदमी की जमीन सिर्फ उतनी ही होती है जितनी वो पैसे देकर खरीदता है। सरकार को और विधायक जी को इस बारे में सोचना चाहिए। ये खबर सुनते ही विधायक उसी वक्त मुकेश के पास पहुंचा। आप हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे आदमियों ने आपके साथ बदसलूकी की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुकेश जी आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। चलिए आप हमारे साथ चलिए, आपको रहने के लिए सरकारी घर दिया जाता है। अब मुकेश को रहने के लिए एक बहुत अच्छा सरकारी घर मिल गया। वहां पहुंचते ही राशन पानी सब कुछ मौजूद था। चलो ये अच्छा हुआ कि सरकार ने हमें बिल्कुल एकांत में घर दिया है। यहाँ न मच्छर काटेंगे और न गंदगी है, न ही कोई आसपास हमें ताने मारने वाला है। भगवान कभी न कभी सुनता जरूर है। ये बात आज सच हो गई। अब सरकारी घर में मुकेश अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा, और नौकरी तो उसकी पहले ही लग चुकी थी। सुप्रिया शहर के जाने माने करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी थी, इसीलिए उसके शौक बहुत ही शाही थे। सुप्रिया के लिए उसके पापा जगदीश चंद्र एक बड़े खानदान का रिश्ता ढूंढ रहे थे, पर सुप्रिया अक्षय नाम के एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। पर कॉलेज के बाद दोनों अलग हो गए। कुछ महीनों पहले ही उन दोनों की दोबारा मुलाकात हुई तो सुप्रिया ने अक्षय से अपने दिल की बात कही। अक्षय, ये बात मैं तुम्हें तब भी कहना चाहती थी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। मैं तब से तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम शादी के लिए क्यों मना कर रहे हो? क्या मुझ में कोई कमी है? नहीं सुप्रिया, तुम तो बहुत अच्छी हो। कमी तुम में नहीं मुझ में है। तुम एक करोड़पति खानदान की लड़की हो और मैं एक छोटे से किराए के एक कमरे के घर में रहने वाला बहुत गरीब लड़का हूँ। शादी के बाद तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचो अक्षय, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रहूंगी। बस मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज अक्षय, मैं सारी उम्र तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि देर हो जाए, और मैं ये भी जानती हूँ पापा हमारी शादी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मुझे और तुम्हें जल्द ही
मंदिर में शादी करनी होगी। ठीक है सुप्रिया, हम कल मंदिर में शादी करेंगे। सुप्रिया जानती थी कि उसके पापा एक गरीब घर में उसकी शादी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो अक्षय के साथ मंदिर में शादी कर लेती है। शादी के बाद वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए जाती है। सुमित्रा, इसे कह दो ये हमारे लिए मर गई, इसने हमारी इज्जत नीलाम कर दी। इस भिखारी लड़के से शादी करके जिसकी 2 कौड़ी की औकात भी नहीं है। यहाँ महलों में पली बड़ी है ये, इसे नहीं पता गरीबी की ठोकरें क्या होती हैं। सुप्रिया, अभी तू यहाँ से चली जा। मैं नहीं चाहती इनका गुस्सा बढ़ जाए और कोई अनर्थ हो जाए। जा बेटी, अभी तू यहाँ से चली जा। सुप्रिया जानती थी कि उसके साथ ऐसा ही कुछ होगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अक्षय के साथ अपने ससुराल आ जाती है। अक्षय बेटा, तू हमें तो बता सकता था, हम खुद तुम दोनों की शादी करते। पर चलो कोई बात नहीं। बहू, तुम भी बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हें यहाँ किसी बात की भी कोई तकलीफ नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम हमेशा खुश रहो। माँ, मैं भैया भाभी के लिए कुछ खाने का बना कर लाती हूँ। ज्योति बेटा, पहले सामने का बिस्तर साफ कर दे, बहू वहाँ आराम कर लेगी। सुप्रिया देखती है कि उसके ससुराल वाले बहुत ही गरीब हैं। एक कमरे का घर, वो भी टूटा फूटा, जहाँ पर रहने की कोई भी सुख सुविधा ठीक से नहीं थी। पर सुप्रिया चुप रही, वो किसी से भी कुछ नहीं बोली। अगले दिन सुबह 5 बजे शोर मचना शुरू हो जाता है और सुप्रिया की नींद खुल जाती है। अक्षय भैया, पानी आ गया है। माँ बोल रही है उठ जाओ, मेहमान आएंगे तो पानी की ज्यादा जरूरत होगी। इससे पहले कि टंकी चली जाए हमें पानी भरना होगा। हमारे घर में पानी की मोटर नहीं लगी है। मेरा मतलब है पानी की टंकी जिसमें पानी स्टोर हो जाए। ये कॉलोनी का पानी सुबह और शाम 2 टाइम ही आता है। तो हम पानी की मोटर और टंकी तो लगवा सकते हैं ना, तो वो क्यों नहीं लगवाते? अब कोशिश करता हूँ, थोड़े पैसे आ जाएंगे तो घर में ही मोटर और पानी की टंकी लगवा लूंगा। अक्षय भैया, आप आ रहे हो? अब हाँ, मैं आता हूँ। सुप्रिया की शादी को कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन जब सुप्रिया अपनी सास और ननद के साथ बाजार में घूम रही थी तो वहीं उसके मम्मी पापा कार से गुजर रहे थे। भाभी, आप और माँ यहीं खड़े रहो, मैं ऑटो रिक्शा देखती हूँ। वो देखो, तुम्हारी औलाद दर दर की ठोकरें खा रही है। न जाने इसने अक्षय में क्या देखा। ड्राइवर, गाड़ी आगे लो, यहाँ रुकना दुश्वार हो रहा है। एक बार बेटी को मिल तो लेते, कब से उससे बात नहीं हुई। उस बेटी से जिसने हमारी बात नहीं मानी, हमें उससे नहीं मिलना। मम्मी पापा, अरे मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। गाड़ी से उतरे तक नहीं। हो सकता है उनका ध्यान नहीं गया होगा। चलो बहू, ऑटो आ गया। उस समय सुप्रिया का मन बहुत खराब होता है। एक शाम अक्षय काम से नहीं लौटा तो घर में सब चिंता करने लगे। तभी बस्ती के कुछ लोग आ जाते हैं। अरे जानकी बहन, जल्दी चलो, तुम्हारा बेटा अस्पताल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? मेरा बच्चा? अंकल, अंकल अक्षय कहाँ है? कौन से अस्पताल में? माँ भाभी, आप दोनों संभालो अपने आप को, भैया ठीक होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। सब लोग अस्पताल पहुँचते हैं। देखिए, आपके हस्बैंड के सिर में चोट आई है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप पैसों का इंतजाम करो, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा बच्चा, उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। माताजी, आप आराम से वहाँ बैठो, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैडम, आप तब तक रिसेप्शन पर 1 लाख रुपए फीस जमा करवा दो। 1 लाख रुपए? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? सुप्रिया रोने लगती है। तभी उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। मेरी बच्ची सुप्रिया, घबरा मत, अब सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहन जी, आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। सुप्रिया, मेरी बच्ची, घबरा मत मेरी बच्ची, तेरे मम्मी पापा भी आ गए हैं। हमारे दामाद जी को कुछ नहीं होगा। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची की सहायता की। आप सबका साथ होना ही मेरी बच्ची की सबसे बड़ी दौलत है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। जब बच्चे ही साथ नहीं होंगे तो किस बात की धन दौलत, किस बात की खुशियां। माता पिता के आने से सुप्रिया के मन को बहुत तसल्ली मिलती है। वो बहुत खुश थी कि आज उसके पास जरूरत के समय सब खड़े थे। प्रिया बस्ती के सब लोगों को धन्यवाद कहती है। अक्षय का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक होता है और वो खतरे से बाहर था। अक्षय बेटा, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। बस्ती के लोग मैंने देखा, वो भी कितने बड़े दिलवाले हैं। बेचारे कल रात से यहीं खड़े थे। आज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने जो भी तुम्हारे और अपनी बेटी के साथ किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटे। अब नहीं पापा, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मुझसे बड़े हैं, मेरे पिता हैं। बेटा तो अपने पिता के गले लगता है। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। सुमित्रा, तुम ठीक कहती थी, अपने बच्चों से ही घर परिवार बनता है, और मैं अपने बच्चों से ही नाराज बैठा था। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। सुप्रिया के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और उसकी जिंदगी में एक बार